Hi guys, hope you will be fine. We are starting our online lecture series after a gap of 1 week due to health emergency implemented across the country because of the bad guy coronavirus. May Allah Almighty keep you safe from this virus. लास्ट टाइम क्लास में हम एलिप्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। एलिप्स से पहले हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल को और सर्कल से रिलेटेड जितने भी ग्राफ्स थे उनको डिटेल से डिस्कस किया था और आज हमने एलिप्स को स्टडी करना स्टार्ट करना है। तो लेट्स से हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल से हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन 0 0 पे है। ग्राफ्स को स्टडी करते हुए हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि किसी भी ग्राफ को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच किया जा सकता है। तो हमारे पास ये एक सर्कल है। सर्कल के ग्राफ को भी आप अगर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करेंगे तो आप कोई भी एलिप्स ऑब्टेन कर सकते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक सर्कल है। अगर इसके ग्राफ को आप हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करेंगे तो आपको इस फॉर्म का आपको एक एलिप्स मिल जाएगी। और अगर आप इस सर्कल के ग्राफ को आप स्ट्रेच करेंगे वर्टिकली तो आपको एक वर्टिकल एलिप्स मिल जाएगी। तो लेट्स से कोई भी ग्राफ आप स्ट्रेच कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एक्स विद द कांस्टेंट सी। तो लेट्स से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल को एक कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद कांस्टेंट सी। तो लेट्स से इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास बन जाएगी सी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ सी हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स की एलिप्स बन सकती है। यहाँ से इस इक्वेशन से आप बेसिकली 3 डिफरेंट ग्राफ्स ऑब्टेन कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास ग्राफ है कि इफ़ सी इक्वल्स टू 1 तो हमारे पास ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल में और ग्राफ हमारे पास सर्कल बनेगा। सेकंड कैटेगरी है कि इफ़ सी इज़ लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 तो इस केस में हमारे पास एलिप्स बनेगी जो कि हॉरिजेंटली स्ट्रेच्ड सर्कल होगी, यानी कि एक ऐसा सर्कल जो कि हॉरिजेंटली स्ट्रेच किया गया है और वो हमारे पास एलिप्स बन जाएगी। थर्ड कैटेगरी हमारे पास होगी व्हेन सी इज ग्रेटर देन 0। इस फॉर्म में हमारे पास जो एलिप्स बनेगी वो एलिप्स बनेगी अ सर्कल विच इज स्ट्रेच्ड वर्टिकली। तो लेट्स से इक्वेशन ऑफ एलिप्स को हम रिड्यूस करते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म। डिवाइड कर देते हैं हम इस इक्वेशन को बाय आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर हम रीराइट करें तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर हम इन कॉन्स्टेंट्स को कोई नए नाम दे दें, लेट्स से आर ओवर सी को हम नाम दे देते हैं इक्वल्स टू ए एंड आर इक्वल्स टू बी। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और ये हमारे पास एक ऐसी एलिप्स है जो कि जिसका सेंटर ओरिजिन पे लोकेटेड है, यानी कि ओरिजिन पे उसका सेंटर लोकेटेड है। और अगर कोई भी एलिप्स जिसका सेंटर किसी भी दूसरे पॉइंट पर हो, उस ऐसी एलिप्स की इक्वेशन हम लिख सकते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये एक ऐसी एलिप्स है जिसका सेंटर लोकेटेड है एट पॉइंट एच के, और उसके बाद
इक्वेशन ऑफ एलिप्स में ए को हम डिफाइन करते हैं एज अ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और बी को हम डिफाइन करते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पे सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस को डिफाइन करें तो ये जो हमारे पास लाइन बनेगी ये हमारे पास ए है और इट इज़ नॉन एज सेमी मेजर एक्सिस, और वर्टिकल जो हमारे पास लाइन है ये बी लाइन है और दिस इज नॉन एज सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। इसके बाद लेट्स से हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 73। हमें इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन को हमने रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स में। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमने फाइंड करनी है इस इक्वेशन से, और दूसरा काम हमने जो करना है इस इक्वेशन को हमने प्लॉट करना है, यानी कि एलिप्स हमने प्लॉट करनी है। तो लेट्स से इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 3, तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3/3। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स यानी कि अगर हम h और k को भी यहाँ पे इंक्लूड करें तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x माइनस h होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 होल स्क्वायर। 3 को हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 आता था, उसको हमने 1 स्क्वायर लिख लिया ताकि हम उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स से कंपेयर कर सकें। और यहाँ पे हमारे पास x माइनस 0 आना चाहिए, सॉरी x माइनस 0 होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स से कंपेयर करें तो ये हमारे पास एक ऐसी एलिप्स है जिसका सेंटर लोकेटेड है एट 0 एंड 2, और a की वैल्यू हमें गिवन है 1 और b की वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू 1.73। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस एलिप्स का हमें कुछ मज़ीद पॉइंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। लेट्स से किसी भी ग्राफ में अगर आपको याद हो तो हम बाकी पॉइंट्स किस तरह से फाइंड करते थे। लेट पुट x इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन, पुट x इक्वल्स टू 0 इन द अबव इक्वेशन। आप चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दें चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो लेट्स से हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इस केस में हमारे पास y की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी आप रीचेक कर सकते हैं। y की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी 3.73 एंड y इक्वल्स टू 0.27। x इक्वल्स टू 0 पे जो हमें y की वैल्यूज़ मिली हैं वो ये दो वैल्यूज़ मिली हैं। तो जो दो पॉइंट्स हमारे पास बन जाएंगे वो बन जाएंगे 0 एंड 3.73, और दूसरा पॉइंट हमारे पास बन जाएगा x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0.27। तो ये दो पॉइंट्स हम फाइंड कर चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने ग्राफ के मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। इस केस में आपके पास x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो इमेजिनरी वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि ये वैल्यूज़ हमारे किसी काम की नहीं है कि x एक्सिस को जो हमारे पास एलिप्स का ग्राफ बन रहा है वो किसी भी पॉइंट पे क्रॉस नहीं कर रहा या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो लेट्स से हमें पता है कि y इक्वल्स टू 2, इस पॉइंट पे हमारे पास सेंटर ऑफ एलिप्स जो है वो लोकेटेड है। तो लेट्स से हम यूज करते हैं y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 ताकि हमें मजीद दो पॉइंट्स मिल सकें। तो यहाँ से हमारे पास y इक्वल्स टू 2
इन बाय पुटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी +-1। तो यहाँ से हमारे पास जो मज़ीद 2 पॉइंट्स आएंगे वो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे 1 और 2, और उसके बाद x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए। टोटल 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए, और आई थिंक 5 पॉइंट्स आर इनफ टू प्लॉट एन एलिप्स। तो लेट्स से हम सबसे पहले स्केलिंग कर लेते हैं अपने एक्सिस की। दिस इज़ y एक्सिस एंड दिस इज़ x एक्सिस, और यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए y एक्सिस पे 3.73। तो लेट्स से 1 2 3 एंड 4, और उसके बाद x एक्सिस पे हमें 1 2 3 1 2 एंड 3। सिमिलरली स्केलिंग करने के बाद अगर हम सबसे पहले सेंटर ऑफ एलिप्स ड्रा करें विच इज लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 2, so this is the center of ellipse. Next point 1 and 2, x equals to 1 y equals to 2, x equals to 1 y equals to 2, x equals to -1 y equals to 2. Next point is x equals to -1 y equals to 2. And now plotting these 2 points, x equals to 0 and y equals to 3.73, which is very near to 4. So this point will be this point, x equals to 0 and y equals to 3.73. And the last point is x equals to 0, y equals to 0.27. Maybe it lies here. So matching all these 4 points by freehand, we will get an ellipse. So this is the rough sketch of the ellipse 3x square plus y minus 2 whole square equals to 3. Okay. Exercise 1.5 का लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास ये। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास वो है एक्सरसाइज 1.6, और एक्सरसाइज 1.6 में बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस किया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्लॉट करना, उनके डिफरेंट बिहेवियर्स जो हैं वो हम स्टडी करेंगे, और हमारे पास इस चैप्टर में जो लास्ट फंक्शंस हैं जिनको हमने प्लॉट करना है और स्टडी करना है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक सर्कल है, और हम पहले बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंगल को स्टडी करेंगे। तो लेट्स से ये आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल है विच इज इक्वल्स टू r, और आपने कोई डिस्टेंस थीटा मूव किया है, थीटा, एंड जो आर्क आपके पास बनी है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, दिस इज s r and theta. S is the arc on the circle's circumference, r is the radius of circle, and theta is the angular displacement. These three variables are related by the equation s equals to r theta. Okay. Angle theta या angular displacement which is known as theta, वो हम दो डिफरेंट तरीकों से, दो डिफरेंट यूनिट्स में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। एक यूनिट हमारे पास रेडियन है और दूसरी यूनिट हमारे पास डिग्रीज है। तो अगर हम बात करें तो एक पूरा सर्कल जो है, अगर आप इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करें और मूव करते करते आप वापस इस पॉइंट पे पहुंचे, तो इसका मतलब है कि आपने 360 डिग्रीज जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। और अगर आप रेडियंस में बात करें कि आपने इसी पॉइंट से स्टार्ट किया और आप मूव करते हुए वापस इसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो अगर आप रेडियंस में बात करें तो आपने 2 पाई रेडियंस मूव किया है। तो ये हमारे पास कन्वर्जन है बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। और यहाँ से अगर आप देखें और अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई इक्वल्स टू 1 रेडियन, 57.29 डिग्रीज इक्वल्स टू 1 रेडियन। या फिर आप इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं
180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई इक्वल्स टू 1 रेडियन। ओके, तो अगर हमने डिग्रीज को कन्वर्ट करना हो रेडियंस में तो उस केस में हम ये कन्वर्जन यूज़ कर सकते हैं। यानी कि किसी भी एंगल थीटा को, अगर आपको कोई भी एंगल थीटा गिवन है 30 डिग्री और उसको आप रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 तो आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच मीन्स पाई ओवर 6। और पाई की वैल्यू आपको पता है, रेडियंस में पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14 और डिग्रीज में पाई की वैल्यू आपके पास 180 डिग्री और रेडियंस में 3.14 रेडियंस। ओके, तो ये दो यूनिट्स हैं हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करने के लिए, रेडियंस एंड डिग्रीज। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस which are sin theta, cos theta, tan theta, उसके बाद cosecant theta, secant theta एंड cot theta। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल गिवन है, लेट्स से ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये हमारे पास एंगल थीटा है, तो ये साइड हमारे पास थीटा के सामने जो साइड है ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, थीटा के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो हमारे पास बेस होगी और ये साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगी। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो है वो हमेशा हम जिस फंक्शन से बता सकते हैं वो है साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा हमें बताता है रेशियो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की और टेन थीटा हमें रेशियो बताता है परपेंडिकुलर ओवर बेस की। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन थीटा which is equal to h over p. Secant theta is simply 1 over cos theta which is equals to h over b, and cot theta is equals to 1 over tan theta simply equals to base over perpendicular. Okay, so these are the 6 trigonometric functions. Now we will discuss the periodicity and graphs of trigonometric functions. Periodicity and graphs of trigonometric functions. Metric functions. किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड से जो मुराद ली जाती है वो ये मुराद ली जाती है कि लेट से अगर कोई भी फंक्शन जो है वो किसी ख़ास वैल्यू के बाद अपना बिहेवियर रिपीट करना स्टार्ट कर दे तो उसको आप कहते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। लेट से हमारे पास साइन थीटा का जो ग्राफ है वो कुछ इस शेप का होता है, साइन थीटा, और इस एक्सिस पे लेट से आप थीटा कंसिडर कर रहे हैं और ये आपके पास 0 डिग्रीज आप कंसिडर कर लें और ये आप वैल्यू कंसिडर कर लें 180 डिग्रीज और ये वैल्यू आपके पास 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज के बाद साइन अपना बिहेवियर रिपीट करना स्टार्ट कर देता है और आपको वापस उसी तरह का ग्राफ नजर आना शुरू हो जाता है। तो लेट से यहाँ तक जो साइन थीटा की वैल्यू है ये साइन थीटा की या इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बेसिक वैल्यू है, फंडामेंटल बिहेवियर है साइन थीटा का। यही बिहेवियर आगे किसी भी एंगल की किसी भी वैल्यू पे यही बिहेवियर आपको रिपीट होता नजर आएगा। तो लेट्स से अगर आप एक्सटेंड करते हैं अपने एक्सिस को तो बिल्कुल सेम वेव आपके पास बनेगी, बिल्कुल सेम ग्राफ आपके पास जनरेट होगा व्हेन एंगल इज 720 डिग्री। 360 से 720 के दरमियान आपके पास दोबारा से 360 डिग्रीज का गैप क्रिएट होता है। तो अगर आप इसको सर्कल से कंपेयर करें तो सर्कल में ये लाइन आपके पास है एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री,
ये 90 डिग्रीज पे, और ये लाइन है आपके पास 180 डिग्रीज पे, और ये वापस 360 डिग्रीज पे आप पहुंच जाते हैं जब आप एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं। तो जब आप एक सर्कल में कंप्लीटली रोटेट करते हैं तो आप वापस 360 डिग्रीज पे वापस आप 0 डिग्रीज पे पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि साइन थीटा और कॉस थीटा 360 डिग्रीज के बाद अपना बिहेवियर रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास साइन थीटा का ग्राफ कुछ इस शेप का है, और कॉस थीटा का ग्राफ आपके पास जो बनता है वो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है आपके पास, और साइन के ऑपोजिट चलता हुआ वो आपके पास कुछ इस शेप का ग्राफ आपके पास बनता है। और ये आपके पास कॉस थीटा का ग्राफ है, और ये ग्राफ भी आपके पास दोबारा 360 डिग्रीज के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम पीरियड्स ऑफ फंक्शंस लिखना शुरू करें तो साइन थीटा, कॉस थीटा, और इसी तरह कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो पीरियड है वो आपके पास 2 पाई के इक्वल होता है। जबकि टैन थीटा और कॉट थीटा अपना बिहेवियर रिपीट करते हैं आफ्टर पाए। सो इनका पीरियड आपके पास पाए या 180 डिग्रीज होता है। इसका पीरियड अगर आप डिग्रीज में लिखेंगे तो 360 डिग्रीज, और टैन थीटा या कॉट थीटा का अगर आप पीरियड डिग्रीज में लिखेंगे तो ये 180 डिग्रीज। तो लेट्स से हम फाइंड करना चाहते हैं किसी भी फंक्शन का पीरियड। लेट्स से हम cos 2x का पीरियड फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने cos में ऐड करना है, इसके वेरिएबल में आप ऐड करेंगे cos का फंडामेंटल पीरियड विच इज़ 2 पाई, और उसके बाद आपने x को सेपरेट करना है। x को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं कि हम यहाँ से इस 2 को कॉमन ले लें। तो जब आप 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x प्लस पाई। तो x के साथ जो भी कांस्टेंट ऐड हो रहा होगा वो आपके पास cos 2x का पीरियड होगा। तो हेंस पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई। सिमिलरली we can find the period of cos x over 2. cos x over 2 में आप cos का फंडामेंटल पीरियड ऐड करेंगे 2 पाई, और उसके बाद आपने x को सेपरेट करना है, यानी कि 1/2 आप कॉमन ले लेंगे। 1/2 जब हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 4 पाई। 2 पाई में से जब आप 1/2 कॉमन लेंगे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 पाई सिंपल बेसिक आपके पास ये अलजेब्रा है। तो पीरियड ऑफ cos x over 2 आपके पास आ जाएगा 4 पाई। अब cos 2x का पीरियड पाई होने का मतलब ये है कि cos 2x अपना बिहेवियर रिपीट करेगा आफ्टर पाई या 180 डिग्रीज, जबकि cos x over 2 अपना बिहेवियर रिपीट करेगा आफ्टर 4 पाई रेडियंस और 4 into 180 degrees which is equal to 720 degrees. Okay, let's see this example on Mathematica. Plot cos of x in the range, x को हम प्लॉट कर रहे हैं इन द रेंज 0 to 2 पाई, और लेट्स से हम देखते हैं इसका बिहेवियर। ये आपके पास cos x का ग्राफ बन गया। ये cos x का आपके पास फंडामेंटल ग्राफ है। अगर आप x की वैल्यू ज़्यादा करते जाएंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर आप इंक्रीज करते जाएंगे तो यही बिहेवियर आपको रिपीट होता नजर आएगा। लेट्स से 6 पाई कर देते हैं, तो ये बिहेवियर आपको 3 टाइम्स रिपीट होता नजर आएगा। तो अगर आप यहाँ तक देखें तो 1 टाइम, उसके बाद यही ग्राफ आपको दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक नज़र आ रहा है, और यही ग्राफ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा नज़र आ रहा है। तो इसी तरह आप साइन एक्स का बिहेवियर भी चेक कर सकते हैं कि साइन एक्स आपके पास साइन एक्स भी 2 पाई के बाद अपना बिहेवियर रिपीट करता है। ये साइन एक्स का आपके पास फंडामेंटल ग्राफ है जो 0 से स्टार्ट होता है और 360 डिग्रीज पे या 0 डिग्रीज पे वापस 0 हो जाता है। और इस ग्राफ को अगर आप देखें तो अगर आप इसका जो रेंज है इस फंक्शन की वो लेट से आप डबल कर दें, 2 पाई की बजाय 4 पाई कर दें, तो ये ग्राफ आपको 2 टाइम्स रिपीट होना नजर आना चाहिए।
तो ये ग्राफ आपको 2 टाइम्स रिपीट होता नज़र आ रहा है क्योंकि आपने इसकी रेंज डबल कर दी है। कॉज एक्स के केस में हमने ये रेंज ट्रिपल कर दी थी इस टाइम, इसलिए वो हमें 3 टाइम्स रिपीट होता नज़र आ रहा था। तो ये ग्राफ आपको 2 टाइम्स रिपीट होता नज़र आ रहा है 0 से 4 पाई तक, 0 से लेके 360 डिग्री तक या 2 पाई तक। ये फंडामेंटल बिहेवियर है साइन एक्स का, जिसमें आपको कोई भी पॉइंट रिपीट होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक यही बिहेवियर आपको रिपीट होता नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो वैल्यू आपके पास 0 डिग्रीज पे थी वही आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, या जो वैल्यू आपको 90 डिग्रीज पे मिल रही थी विच इज़ इक्वल टू 1, वही वैल्यू आपको 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री पे यहाँ पे मिल रही है इक्वल टू 1। और इसके साथ साथ हमने एक और एग्जांपल डिस्कस की थी cos 2x। cos 2x का हमारे पास पीरियड जो था वो आया था पाई, यानी कि वो पाई के बाद अपना बिहेवियर रिपीट करता है। तो लेट्स से ये cos x का हमारे पास cos 2x का ग्राफ जो बन रहा है हमारे पास वो 0 से पाई तक ये ग्राफ हमारे पास बन रहा है। अगर आप इसकी रेंज को डबल कर दें तो आपको यही ग्राफ रिपीट होता नज़र आ रहा है। तो इस केस में cos 2x का पीरियड हमने पाई फाइंड किया था और वाकई अगर हम उसको प्लॉट करें तो वो पाई के बाद यानी कि 180 डिग्रीज के बाद अपना बिहेवियर रिपीट करता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में और नेक्स्ट चैप्टर्स में हमें कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो वो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। आपने एफएससी में भी ये आइडेंटिटीज़ जो हैं वो पढ़ी होंगी। तो लेट्स से कुछ आइडेंटिटीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू साइन थीटा और कॉस थीटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आइडेंटिटी थी हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अगर दो एंगल हमारे पास प्लस हो रहे हैं तो वो हमारे पास बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और अगर यहाँ पे माइनस का साइन हो तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेम फार्मूला हम साइन के लिए लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और अगर यहाँ पे माइनस का साइन हो तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं हमारे पास, कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा cos theta, and cos square theta equals to 1 plus cos 2 theta over 2, and sin square theta equals to 1 minus cos 2 theta over 2। इन फार्मूलाज को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय पुटिंग एनी वैल्यू ऑफ थीटा। लेट्स से अगर आप थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री यहाँ पे पुट करें और इस साइड की लेफ्ट हैंड साइड की अगर आप वैल्यू फाइंड करें और वही वैल्यू आप राइट हैंड साइड के लिए फाइंड करें बाय पुटिंग एंगल थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का फार्मूला सॉरी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास सेम आएंगी, इसलिए आप इन फार्मूलाज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद सेम फार्मूलाज जो हैं वो हम हाफ एंगल फार्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग थीटा इक्वल टू थीटा ओवर 2। लेट्स से इस फार्मूला को अगर हम हाफ एंगल फार्मूला में कन्वर्ट करना चाहें, हाफ एंगल फार्मूलाज, तो थीटा इक्वल्स टू थीटा बाई 2, तो यहाँ पे आपके पास थीटा अगर आप थीटा बाई 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो ये सारे फार्मूलाज आप हाफ एंगल फार्मूलाज में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग थीटा
थीटा बाय 2। उसके बाद एक बात जो आपने और जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि जब हमारे पास लिखा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब है साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। लेट्स से अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। इसके क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व करने हैं वो हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 22 प्लस क्वेश्चन नंबर 23 to 26, question number 31 to 34, and question number 55, 56, 58 and 59। ये क्वेश्चंस हैं जो हमने इस एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 टू 26, 31 टू 34, और उसके बाद 55, 56, 58 एंड 59। और यहाँ पे कुछ हम इम्पॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू ट्रायंगल हम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल हो, लेट्स से ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, सॉरी लेट्स से हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की अगर हम साइड्स को कोई भी नाम देते हैं, लेट्स से ए, बी एंड सी, तो एंगल्स हमने जो डिसाइड करने हैं, सी के सामने जो एंगल होगा उसको हमेशा हम गैमा कहेंगे, ए के सामने वाला एंगल हमेशा अल्फा होगा और बी के सामने वाला एंगल हमेशा बीटा होगा, और सम ऑफ एंगल्स हमेशा इक्वल्स टू 180 डिग्री होंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्रीज होगा। और उसके बाद कई दफ़ा एंगल्स अल्फा बीटा गामा की जगह कई बुक्स में जो नोटेशन यूज़ की जाती है वो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की नोटेशन यूज़ की जाती है, और साइड्स के लिए स्मॉल ए, बी और सी यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं। और अगर हम सबसे पहले बात करें लॉ ऑफ कोसाइंस की, तो किसी भी ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स हैं विच आर ए, बी एंड सी, और 3 एंगल्स हैं हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में विच आर अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। और अगर हमने किसी ट्राइंगल को सॉल्व करना हो तो इसका मतलब यह है कि हमने उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूलाज हमें रिक्वायर्ड हैं, या किसी भी ट्राइंगल को जिन फार्मूलाज की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एक फार्मूला नंबर 1 हमारे पास ये हो गया। और उसके बाद लॉ ऑफ कोसाइंस विच इज़ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। और इसी फार्मूला को यूज़ करके, इसी फंडामेंटल फार्मूला को यूज़ करके आप लॉ ऑफ कोसाइंस के बाकी 2 फार्मूलाज लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ए और बी साइड के दरमियान जो एंगल है वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है हमारे पास, ए और बी साइड के दरमियान एंगल गैम है और वो यहाँ पे हमारे पास अपीयर हो रहा है। तो लेट्स से यहाँ से हम बाकी फार्मूलाज भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज बी और सी साइड के दरमियान एंगल हमारे पास अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा। और इसी तरह हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए और सी साइड के दरमियान एंगल बीटा है तो यहाँ पे हमारे पास कॉज ऑफ बीटा आ जाएगा। तो डिपेंडिंग कि हमने किस साइड को सॉल्व करना है, कौन सी साइड हमें रिक्वायर्ड है, उस साइड का हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग एनी ऑफ दीज 3 फार्मूलाज। और उसके बाद एक और हमारे पास है लॉ ऑफ साइंस।
लॉ ऑफ साइंस हमें रेशियोज बताता है डिफरेंट 3 साइड्स और 3 एंगल्स की, और लॉ ऑफ साइंस को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा ओवर ए इक्वल्स टू साइन बीटा ओवर बी इक्वल्स टू साइन गैमा ओवर सी। और ये हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशंस हैं जो हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दी हैं। 3 इक्वेशंस यानी कि दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, और उसके बाद ये हमारे पास एक और इक्वेशन है। और इसी तरह अगर हम इस साइड को इस साइड के लॉस्ट साइड के साथ कंपेयर कर लें, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि साइन अल्फा ओवर ए इक्वल्स टू साइन बीटा ओवर बी। इसी तरह हम इक्वेशन लिख सकते हैं साइन अल्फा ओवर ए इक्वल्स टू साइन गैमा ओवर सी, और साइन बीटा ओवर बी इक्वल्स टू साइन गैमा ओवर सी। थर्ड इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अगर आप गौर करें यहाँ पे, तो राइट एंगल ट्राइंगल इज अ स्पेशल केस इन विच गैमा एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर गैमा एंगल यहाँ पे 90 डिग्रीज हम पुट कर दें तो ये ट्राइंगल आपके पास कुछ इस शेप की बन जाएगी। ये एंगल गैमा, ये अल्फा, और ये एंगल आपके पास बीटा, ए बी और सी साइड्स। और लॉ ऑफ कोसाइंस आपके पास बन जाएगा, अगर आप गैमा इक्वल्स टू 90 डिग्री पुट कर दें तो cos 90 डिग्री हमारे पास cos 90 डिग्री हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 0। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप इसको राइट करना चाहें इन द फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज एंड बेस, तो अगर आप गौर से देखें ऊपर वाली ट्राइंगल को, तो सी साइड जो है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज है, और उसके बाद ए साइड जो है आपके पास वो बेस है, और बी साइड आपके पास परपेंडिकुलर है। तो ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम में रिड्यूस हो जाता है लॉ ऑफ कोसाइंस, जब एंगल आपके पास एंगल गैमा आपके पास 90 डिग्री हो, तो आपके पास लॉ ऑफ कोसाइंस का स्पेशल केस आपके पास बन जाता है विच इज नॉन एज पाइथागोरस थ्योरम। ओके, उसके बाद हम नीचे आते हैं। क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का। लेट से एक्सरसाइज हमारे पास थी जो हमने सॉल्व करनी है 1.6, और उसका क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, उसमें हमने क्वेश्चन का पीरियड फाइंड करना है, और उसके बाद ग्राफ आपने फाइंड करना है। तो लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन गिवन है पाई एक्स ओवर 2, और इसका अगर हमने पीरियड फाइंड करना है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई एक्स ओवर 2, और पाई यानी कि कॉस का जो जनरल पीरियड है वो हम इसमें ऐड कर देंगे विच इज़ 2 पाई, और उसके बाद हम एक्स को यहाँ से सेपरेट करेंगे, पाई बाई 2 हम कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 2 पाई। पाई बाई 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो पाई बाई 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और ये हमारे पास बन जाएगा cos पाई ओवर 2 एक्स प्लस पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा पीरियड हमारे पास आ जाएगा x के साथ 4 आ रहा है, तो ये इस फंक्शन का हमारे पास जो पीरियड है वो 4 रेडियंस है। ओके, 4 रेडियंस। सिमिलरली हम लिख सकते हैं अदर क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 26। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 26 का अगर हमने पीरियड फाइंड करना है विच इज़ कोसिकेंट t डिवाइडेड बाय 2। इसका अगर हमने पीरियड फाइंड करना है तो इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट t डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोसिकेंट का जनरल पीरियड हमारे पास 2 पाई है, वो हमने ऐड कर दिया। अब उसके बाद हमने वेरिएबल को जो यहाँ पे t है उसको सेपरेट करेंगे, 1 और 2 हम कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा cos 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2 पाई, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंट 1 ओवर 2 t प्लस 4 पाई। तो किस कोसिकेंट t ओवर 2 का आपके पास पीरियड आ जाएगा p इक्वल्स टू 4 पाई। तो ये हमारे पास कोसिकेंट t ओवर 2 का पीरियड आ गया। उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उनका अगर हमने ग्राफ प्लॉट करना हो, लेट्स से हमने प्लॉट करना है ग्राफ साइन ऑफ एक्स का, तो सबसे पहले आपने ये करना है
कि आपने एंगल की वैल्यूज़ कंसिडर करनी है फ्रॉम 0 डिग्री। लेट्स से आपको गिवन है कि आप एक्स को कंसिडर करें 0 से 360 डिग्री तक या 0 से 2 पाई तक। दोनों का सेम मतलब है, 2 पाई रेडियंस 360 डिग्रीज के इक्वल ही होते हैं। तो लेट्स से जब आपको ये कहा गया है तो अब अगर आप 1 डिग्री के गैप से वैल्यूज़ कंसिडर करना शुरू करेंगे तो फिर आपको 360 डिफरेंट वैल्यूज़ कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो हम एक सिंपल काम करते हैं कि हम 30 के गैप से डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो कंसिडर करेंगे। लेट्स से ये x की वैल्यूज़ और ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू साइन x की वैल्यूज़। तो ये हम अपना टेबल कंप्लीट करते जाएंगे। 0 डिग्रीज और उसके बाद 30 डिग्रीज, 60 और 30 के गैप से चलते हुए हम 360 डिग्री तक पहुंच जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लास्ट वैल्यू, हमारे पास आ जाएगी 360 डिग्री और उससे पहले 330 डिग्री। यानी कि अगर आप 30 डिग्री के गैप से कोई भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें गलती का चांस आपके पास कम होगा क्योंकि आपके पास मैक्सिमम पॉइंट्स आ रहे होंगे। 60 डिग्री अगर आप कंसिडर करेंगे या 90 डिग्रीज का गैप अगर आप कंसिडर करेंगे तो उसमें आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं वो मिस होने का चांस हो जाएगा। और यहाँ पे आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि साइन 0 का आंसर आपके पास 0, साइन 30 डिग्रीज का आंसर आपके पास 1/2 आता है विच इज़ इक्वल टू 0.5 और साइन 60 डिग्री का आंसर आपके पास 0.86 और इसी तरह आपके पास आंसर आते जाएंगे। उसके बाद आपने इस ग्राफ को प्लॉट करना है और यहाँ पे आप लेट से 360 डिग्रीज ले रहे हैं और ये आपके पास 180 डिग्रीज बन जाएगा और उसके बाद ये आपके पास 90 डिग्रीज और ये आपके पास 270 डिग्री और इस एक्सिस पे आप y ले लें और इस एक्सिस पे आपने x को कंसिडर किया हुआ है। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास कुछ इस शेप का ग्राफ जो है वो बनता जाएगा और इस तरह से आप किसी भी ग्राफ को y इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स और डिफरेंट ग्राफ्स को आप प्लॉट कर सकते हैं। तो होमवर्क अगर आपको असाइन किया जाए तो आपने ग्राफ प्लॉट करने हैं साइन एक्स, कॉस एक्स और उसके साथ साथ साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन 2x, कॉस 2x और साइन x/2, कॉस x/2। इन 6 फंक्शंस के आपने ग्राफ प्लॉट करने हैं और ये 6 फंक्शंस हैं, आपने इनके ग्राफ प्लॉट करने हैं एज अ होमवर्क। और इसमें आप सबसे पहले आप इनका पीरियड फाइंड करेंगे तो आपने इनके पीरियड भी फाइंड करने हैं और उसके साथ साथ आपने इनका ग्राफ भी फाइंड करना है। ओके, उसके बाद कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे पास क्योंकि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 था जिसमें हम फंक्शंस को स्टडी कर रहे थे। तो कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उनको आप बार बार अपने फिज़िक्स के कोर्सेज़ में या डिफरेंट कोर्सेज़ में आप उनको देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो आपके पास e की पावर में अपीयर होते हैं और e आपके पास एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपके पास 2.7 समथिंग लाइक डैट आपके पास इसकी वैल्यू होती है। और हमारे पास अगर आप आपके पास ये 4 फंक्शन हैं, लेट्स से e की पावर x, e की पावर माइनस x, y इक्वल्स टू e पावर x, y इक्वल्स टू e पावर माइनस x, y इक्वल्स टू 1 माइनस e पावर माइनस x एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस e पावर x। और इन 4 फंक्शंस को आपने प्लॉट करना है फॉर x इक्वल्स टू 0 टू 5। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इन फंक्शंस को इस वजह से कहा जाता है कि आप के पास ये फंक्शंस जो हैं ये वेरिएबल में स्मॉल इंक्रीज के कोरस्पॉन्डिंग लार्ज चेंज शो करते हैं। ये फंक्शंस यानी कि ये एक्सपोनेंशियली राइज करते हैं या आपके पास ये एक्सपोनेंशियली डिके करते हैं। ये ग्राफ आपके पास e पावर x का ग्राफ है। इसी तरह आपके पास e पावर माइनस x का ग्राफ अगर आप देखें तो वो ग्राफ आपके पास कुछ
इस तरह से आता है e पावर माइनस एक्स का ग्राफ। और ये आपने फंक्शंस प्लॉट करने हैं फॉर द वैल्यूज x इक्वल टू 0 to 5, 1 का गैप आप कंसिडर कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ये आपको कैपेसिटर्स की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में आपको जो कैपेसिटर्स की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल बिहेवियर जो है वो फॉलो करती है। और उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको आप ई पावर आयोटा एक्स कहते हैं। ई पावर आयोटा एक्स बेसिकली आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसको आप लिख सकते हैं, डीकम्पोज कर सकते हैं इन द फॉर्म कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ये आपके पास ई पावर आयोटा एक्स को डीकम्पोज करने का जनरल फार्मूला है। और बेसिकली ये आपके पास एक रियल नंबर आ जाता है विच इज़ ए, और ये आपके पास एक इमेजिनरी नंबर आ जाता है बी। और रियल और इमेजिनरी नंबर्स हैं। और जब आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को प्लॉट करना होता है यानी कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई और z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, यानी कि आप नंबर्स को कोई भी नाम दे दें, चाहे x और y, चाहे a और b। तो बेसिकली x हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं और y हम वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग। कम्प्लेक्स नंबर्स हम प्लॉट करते हैं ऑन कम्प्लेक्स प्लेन, और कम्प्लेक्स प्लेन में x का मतलब आपके पास होता है कि ये रियल वैल्यू है आपके पास, और y एक्सिस पे आप प्लॉट करते हैं इमेजिनरी वैल्यू। और ये बेसिकली प्लॉट्स आप बनाते हैं बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से हमने रियल इक्वेशंस को प्लॉट करना सीखा है। उसके बाद हम आते हैं कि किसी भी ग्राफ से अगर हम इस चैप्टर को अब एंड करने लगे हैं तो हम देखते हैं कुछ स्मॉल एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं कि जो चीज़ें हमने फाइंड करना सीखा है इस चैप्टर में, यानी कि हमने ग्राफ प्लॉट करना सीखा है, और उससे पहले हमने स्लोप फाइंड करना सीखा था, एरिया फाइंड करना सीखा था, और इंक्रीमेंट फाइंड करना किसी भी वेरिएबल में, किसी भी फंक्शन में। तो किसी भी ग्राफ से हम कोई इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन from a graph, from a graph। तो लेट्स से किसी भी ग्राफ से जो दो मेन इंफॉर्मेशन हम फाइंड कर सकते हैं वो हमारे पास है, नंबर 1 इज स्लोप एंड नंबर 2 इज एरिया। स्लोप एंड एरिया। लेट्स से हम कंसिडर करते हैं पहला केस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमारे पास है जो कि कुछ इस शेप का आपके पास होता है, डिस्टेंस और टाइम। और इस ग्राफ का अगर आप स्लोप फाइंड करना चाहें तो स्लोप हमारे पास होता था इंक्रीमेंट इन y डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट इन x। इस एक्सिस में अगर आप देखें तो y एक्सिस पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इंक्रीमेंट ऑफ d डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंट ऑफ x विच इज t। तो डेल्टा d और डेल्टा t आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला है। तो अगर आपके पास कोई भी आपके पास dt ग्राफ हो, उस ग्राफ का स्लोप फाइंड करके कोई भी दो पॉइंट्स यूज करके, और उन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए अगर आप उस ग्राफ का स्लोप फाइंड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उस बॉडी की, जिस बॉडी का वो डी टी ग्राफ है, उस बॉडी की आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास एरिया की थी। तो लेट से हम कंसिडर करते हैं कि एरिया ऑफ डी टी ग्राफ आपके पास क्या होगा। तो एरिया आपके पास आ जाएगा, एरिया हमारे पास आ जाएगा, एरिया हमारे पास होता है लेंथ इनटू विड्थ। और यहाँ पे लेंथ इनटू विड्थ आपके पास एरिया का जनरल फार्मूला है। यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस को लेंथ कंसीडर करें और वाई एक्सिस को आप विड्थ कंसीडर करें तो ये आपके पास बन जाएगा डी इंटू टी डी टी। और डी टी बेसिकली ये फार्मूला किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को या फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो लिहाजा एरिया ऑफ डी टी ग्राफ आपके पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन स्लोप जो था आपके पास डी टी ग्राफ का वो एक फिजिकल क्वांटिटी यानी कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो हम यहाँ पे अपने रिजल्ट लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ डी टी ग्राफ गिव्स velocity and area of dt graph
does not represent any physical quantity. ओके, एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। सेकंड एग्जांपल लेट से हम कंसीडर करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ जिसको आप कहते हैं, और इसको आपने एफएससी की फिजिक्स में भी देखा होगा। तो लेट से आपके पास कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, किसी भी गाड़ी ने ज़ीरो वेलोसिटी के साथ ज़ीरो टाइम पे मूव करना स्टार्ट किया और वो मूव करती गई, और उसके बाद वो रेस्ट पे आ गई किसी भी टाइम पे। तो लेट से वो रेस्ट पे आ गई एकदम से। तो लेट से हम फाइंड करना चाहते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है। तो स्लोप आपके पास होता है डेल्टा वाई, यानी कि वाई इंक्रीमेंट ओवर एक्स इंक्रीमेंट। वाई इंक्रीमेंट हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीमेंट है और एक्स इंक्रीमेंट हमारे पास यहाँ पे टाइम इंक्रीमेंट है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है एक्सेलरेशन का। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है। तो स्लोप ऑफ, ये आपके पास स्लोप है किस ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ का। तो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, यानी कि अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करें तो आप किसी भी बॉडी का जो मूव कर रही है, जिस बॉडी का वो स्पीड टाइम ग्राफ है, उसकी आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर आप एरिया फाइंड करें तो एरिया आपके पास लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ हमारे पास लेट से टाइम है और विड्थ हमारे पास वेलोसिटी है, ये हमारे पास v इंटू टी बन जाएगा। v इंटू टी, वी की अगर आप वैल्यू पुट करें, v की वैल्यू आपके पास d ओवर टी और d ओवर टी, ये v की वैल्यू हमने पुट कर दी। टाइम टाइम आपके पास कैंसिल और एरिया आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू distance. So we can say that area under the speed time graph is equal to distance traveled by the body. Distance traveled by the body. कोई भी बॉडी, वो कोई भी कार हो सकती है, कोई भी आपके पास वो बॉल हो सकती है, कोई भी वो मोशन हो सकता है आपके पास। और अगर आपने इस तरह की फिगर का एरिया फाइंड करना हो तो ये फिगर अगर आप देखें तो ये बेसिकली कंपोज्ड है टू पार्ट्स पे। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया आप डिफरेंट, लेट्स से ये 0 वैल्यू है, ये 2 और ये 4, और ये वैल्यू आपको गिवन है 5। तो इस ट्राइंगल का एरिया आपके पास बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपके पास फार्मूला होता है 1 इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। इस ट्राइंगल की बेस आपके पास क्या है, 2 माइनस 0। ये इस ट्राइंगल की बेस है और ये इस ट्राइंगल की हाइट है। तो ये आपके पास इस ट्राइंगल का एरिया आपके पास आ जाएगा 1/2। इस ट्राइंगल की बेस आपके पास 2 माइनस 0 है और इस ट्राइंगल की हाइट आपके पास 5 है, मल्टीप्लाइड बाय 5, और एरिया इस ट्राइंगल का 5 आ जाएगा। इसी तरह ये शेप आपके पास कंपोज्ड है एक स्केयर की फॉर्म में आपके पास, या एक रेक्टेंगल की फॉर्म में आपके पास ये शेप है। तो अगर हम इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास होता है लेंथ इनटू विड्थ। इसकी लेंथ आपके पास 4 माइनस 2 है, यानी कि दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। विड्थ इसकी या हाइट अगर आप देखें तो वो आपके पास है 5 माइनस 0। इसकी हाइट या विड्थ जिसको हम कह रहे हैं वो हम रीड करते हैं फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, 5 माइनस 0 और 5, और ये आपके पास 10 आ गया। तो टोटल एरिया आपके पास बन रहा है, टोटल एरिया आपके पास बन रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, area of triangle plus area of rectangle, which is equal to 5 plus 10 equals to 15 मीटर। लेट्स से अगर ये मीटर्स में आपको गिवन थी, वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में गिवन थी और टाइम अगर आपको सेकंड में गिवन था, तो ये एरिया जो इस बॉडी ने जो डिस्टेंस मूव किया है वो आपके पास 15 मीटर है, जो इस कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जिसका स्पीड टाइम ग्राफ आपको ये गिवन था। ओके, एक और हम एग्जांपल छोटी सी कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई भी आई वी ग्राफ है, आई आपके पास करंट और वी आपके पास वोल्टेज। आई आपके पास लेट से करंट है और वी आपके पास कोई वोल्टेज है।
जो आपने किसी कंडक्टर के अक्रॉस या किसी अप्लायंस के अक्रॉस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अक्रॉस आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है और वो अप्लायंस आपके पास कनेक्टेड है इन दिस सर्किट, या आपके पास लेट से कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है और उसको आपने किसी बैटरी के अक्रॉस जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है उसके अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे लेट से उसमें करंट फ्लो कर रहा है I प्लस और माइनस, और इसका आपको लेट से ग्राफ गिवन है, IV ग्राफ आपको गिवन है कुछ इस फॉर्म का, और कि अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे तो करंट इंक्रीज होता जाएगा थ्रू अप्लायंस, और इस ग्राफ से अगर आप स्लोप फाइंड करना चाहें तो इस ग्राफ का स्लोप आपके पास आ जाएगा y इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय x इंक्रीमेंट डेल्टा I ओवर डेल्टा V। और हमें पता है कि फ्रॉम ओम्स लॉ आपके पास, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR आपके पास होता है, और 1 आवर यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 आवर R इक्वल्स टू I ओवर V। तो ये आपके पास आ जाएगा स्लोप डेल्टा I ओवर डेल्टा V आपके पास 1 आवर R के इक्वल, यानी कि रेजिस्टेंस के इक्वल आपके पास आ जाएगा। और इस ग्राफ से किसी भी अप्लायंस के वोल्टेज करंट ग्राफ से आप उस अप्लायंस का जो भी आपके पास उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं, और ये आपके पास V इक्वल्स टू आई आर या डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा I इंटू आर, ये आपके पास ओम्स लॉ बन रहा है। ओके, तो IV ग्राफ का स्लोप अगर आप फाइंड कर लें तो आप देख सकते हैं किसी भी अप्लायंस का, किसी भी रेजिस्टर का जो बिहेवियर है, जो उसका रेजिस्टेंस है, जो वो अपोजिशन ऑफर कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को, वो आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है और चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।